चलो, तो कल हमने पासे में कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? हमने जब पासे की एक ही स्थिति को, मतलब एक ही पासे की जब दो स्थितियां दर्शाई जाती है तो उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि वन कॉमन डिजिट हो या टू कॉमन डिजिट हो, ठीक है ना, इन दो के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज जो क्लास होगी वो होगी स्टार्ट कि तीसरा केस, यानी कि केस थर्ड। दो केस हम पढ़ चुके, तो केस थर्ड, तो केस थर्ड के बारे में हमने बताया था कि जब कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर या कोई भी सिंबल कॉमन ना हो, ठीक है ना, तो इसको नाम दिया गया था नो कॉमन। नो कॉमन, ठीक है भाई। यानी कि जब पासे में कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर या कोई भी सिंबल कॉमन ना हो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जब भी ये तीसरा केस तुम्हें दिखाई देगा किसी भी एग्जाम में या कोई भी क्वेश्चन होगा तो जिसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होगी, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। समझ रहे बात को? जब भी कोई डिजिट कॉमन ना हो तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। मानक पासा मैंने बताया ना, पासे दो प्रकार के होते हैं। जब पहली क्लास पढ़ाई गई थी तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि पासे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। बात समझ में आई? तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। तो लिख रहा मैं यहाँ पे, जब भी कोई डिजिट जब भी कोई डिजिट कॉमन न हो, जब भी कोई डिजिट कॉमन न हो तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, यही चेक करते हैं कि पासा मानक तो नहीं है, मानक तो नहीं है। बात समझ में आ रही तुम्हारे भाई? एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है, और जब भी एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हो और उसमें कोई भी डिजिट कॉमन ना हो, तो हमारा सबसे पहले जो फर्ज होगा, धर्म होगा, वो यही होगा कि हमारा पासा मानक तो नहीं है, इसको चेक करने का। बात समझ में आई? अब जो पासा होगा, मैंने कहा था कि दो प्रकार का होता है, तो उसको मैं डिफाइन यहां पे करूंगा कि जो पासा होता है हमारा, यानी कि डाइस, वो दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। डाइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब एक तो हुआ कौन सा? मानक पासा, एक हुआ साधारण पासा। तो ये हुआ हमारा मानक पासा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। और दूसरा होता है हमारा साधारण पासा, साधारण पासा, जिसको भाई हम बोलते हैं नॉर्मल डाइज। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल डाइज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई? अब जो मानक पासा होता है वो क्या होता है, क्या किस किस तरह का होता है वो देखिए। मानक पासा वो पासा होता है जिसकी विपरीत सतह का योगफल 7 हो। यानी कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी विपरीत सतह का योगफल क्या होता है? 7 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं विपरीत सतह का योग 7, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग क्या होगा भाई? यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7। क्लियर हुई बात? साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतह का योगफल, संलग्न सतह का योगफल, एडजेसेंट सरफेस का योगफल क्या होगा? 7 होगा, ठीक है ना। यानी कि साधारण पासा वो पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो, ठीक है ना। सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो लिखिए पड़ोसी पड़ोसी सतह, यानी कि संलग्न सतह, पड़ोसी सतह का योग क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा, उसको बोलते हैं हम साधारण पासा। इतनी बात समझ में आई?
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे एक डाइस बनाओ यहाँ पे, ये कोई डाइस है और एक डाइस इधर बनाओ, एक डाइस ही, और इसमें मैं नंबर मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ठीक है भाई, तो हम बात कर रहे थे किसकी? मानक पासे की। मानक पासा का मतलब जिसकी विपरीत सतह का योगफल क्या हो? 7 हो। ठीक है ना, अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। और साधारण पासा वो पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो। ठीक है ना, तो ये बताओ 3 की पड़ोसी 6 है, 6 की पड़ोसी 2 है, और किसी भी पासे को किसी भी डायरेक्शन से जब हम देखते हैं तो केवल हमें 3 सतह दिखाई देती है। 6 सतहों में से केवल 3 सतह दिखती है, और 3 सतह हमेशा छिपी रहती है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या पड़ोसी सतह का योगफल 7 तो नहीं है, तो 3 और 6 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। तो यहाँ पे किसी भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 तो नहीं बना, तो इसका मतलब क्या होगा? विपरीत सतह का योगफल 7 होगा फिर पक्का। ठीक है ना, तो 6 के अपोजिट नीचे क्या हो सकता है? 1, 6 और 1 7 हो गया। 3 के बैक सरफेस पे 4 हो सकता है, 4 और 3 7 हो गया। राइट सरफेस पे 2 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट सरफेस पे 5 हो सकता है, 5 और 2 7 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा? 1 6 के अपोजिट होगा, 2 5 के अपोजिट होगा, और 3 4 के अपोजिट होगा। क्लियर होगी बात? विपरीत सतह है ये, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7। तो विपरीत सतह का योगफल अगर 7 है तो वो कहलाता है हमारा मानक पासा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ू तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 और 2 7, पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो रहा। 5 और 2 7, पड़ोसी सतह का योगफल 7। किसी भी दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो जाए, जरूरी नहीं कि सब जगह तुम्हें दिखाई देगा। 2 और 4 6, 5 और 4 9, दो पड़ोसी सतह का योगफल एक जगह 7 हो गया ना, तो इसका मतलब ये साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस। बात समझ में आ रही? यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है ना, तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, मैं 4 डाइस बना रहा हूं, तुम भी अपनी कॉपी पे 4 डाइस बना दो। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो, बस ये मान लो कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ये एक ही पासे की, ये चलो एक ही पासे को छोड़ दो, है ना, 4 डाइस बना लो तुम, 3 और ये 4। इसमें मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, नंबर है 2 6 5 3 4 1 5 2 6 3 1, है ना, 3 1 5। और सवाल मेरा ये है, विषम छाटी, विषम छाटी, ये सवाल है भाई। विषम छाटी है, 4 ऑप्शन में से कोई एक विषम है। 4 ऑप्शन बना दिए मैंने, ठीक है ना, इसमें से कोई एक विषम है। देखते हैं, जल्दबाजी मत करो। विषम छाटी, विषम छाटने का मतलब है कि ऑड वन आउट, यानी कि
चार ऑप्शन में से किन्हीं तीन ऑप्शन में किसी ना किसी तरीके से समानता होगी, सिमिलरिटी होगी, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा हमारा अलग होगा, भिन्न होगा। बात समझ में आई? तो वही क्या होगा हमारा, भिन्न होगा, यानी कि अलग होगा, विषम होगा। ठीक है ना? तो ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई एक विषम है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ, सबका फोर्थ है, सबका फोर्थ है, पक्का ना? ठीक है भाई, तो बिल्कुल सही है, ये भी सम हो गया। वजह क्या थी कि ये यहाँ पे देखियो 5 और 2 7, साधारण पासा है। ठीक है ना? 4 और 3 7, साधारण पासा है। ठीक है ना? 5 और 2 7, साधारण पासा है। जबकि यहाँ पे 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8, ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। ये क्या है, मानक पासा है। तो इसलिए क्या होगा, ये विषम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात? ठीक है ना? तो लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लिया तुमने सबने? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाओ। एक ही पासे की दो स्थितियां। एक ही पासे की दो स्थितियां हैं हमारे सामने। ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है? इसमें कोई नंबर फिट कर दो। 1 2 4, 1 2 4 3 6 5, 3 6 5। और मैं तुमसे पूछ लूं कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या होगा, बताओ जल्दी। 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताओ। 3 होगा, पक्का? चलो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कुछ कॉमन मिल जाए। तो हमने देखा कि 1 2 4 3 6 5, तो एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई थी, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है। और मैंने कहा था कि जब भी एक पासे की दो स्थितियां तुम्हें दिखती हो और कुछ भी कॉमन ना हो, तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि पासा मानक तो नहीं है। बात समझ में आई? पासक मानक तो नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 2 3, 3 और 4, वो 1 और 2 3, 2 और 4 6, 6 और 1, वो 1 और 2 3, 2 और 4 6, और 4 और 1 5। तो यहाँ पे 7 तो नहीं बना। दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 तो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मानक पासा है। और अगर मानक पासा है तो आंसर फिक्स होते हैं। अगर आंसर वो मानक पासा है तो आंसर क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि मानक पासा कहता है कि विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए। तो 4 का विपरीत क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 का पूछ लेता तो क्या होता, 2। 5 का पूछ लेता तो क्या होता, 2। 1 का पूछ लेता तो क्या होता, 6। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाइए, क्वेश्चन नंबर 3। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाओ। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। इसमें नंबर डाल दो। नंबर है 1 3 5, 2 4 6। ठीक है ना? और मैं पूछना चाहता हूँ 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा भाई? 2 होगा, पक्का? तो 5 का अपोजिट हो जाता है यहाँ पे 2। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो 1 3 5 2 4 6, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। ठीक है ना? पासा हमारा मानक तो नहीं है। तो 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6। इसका मतलब दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पासम मानक है। और अगर पासम मानक है तो आंसर हमारे फिक्स है। 5 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 2 होगा। और ये सवाल का उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं? अगर मैं 6 का अपोजिट पूछ लेता तो 6 का अपोजिट, 3 का अपोजिट पूछ लेता तो 4। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फिर से, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाओ। क्वेश्चन नंबर 4। एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाओ, है ना?
एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, ठीक है। और इसमें नंबर फिट कर दो, 1, 2, 5, 3, 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई मेरा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 का अपोजिट क्या होगा, आया कुछ समझ? तो समझिएगा, समझिएगा। सबसे पहले जब एक पासे की दो स्थितियां हो तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि कोई चीज कॉमन मिल जाए, और अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि मानक पासा तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि 1 और 2 3, 2 और 5 7, ये तो मानक पासा हो गया। 2 और 5 का योगफल क्या आ गया, 7 हो गया, क्योंकि कॉमन तो कुछ था नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये मानक पासा नहीं है, ये तो साधारण पासा हो गया। बात समझ में, मानक पासा निकल गया था शायद मुंह में, है ना। चलो, तो ये क्या हो गया, पासा हमारा साधारण पासा हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक किया कि कोई चीज कॉमन है या नहीं, तो कॉमन तो नहीं मिली। फिर हम चेक करेंगे कि पासा मानक तो नहीं है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 और 5 7, दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हुआ, तो इसका मतलब पासा मानक तो नहीं है, इसका मतलब साधारण पासा है। कोई दिक्कत? तो हमें 5 के अपोजिट बताना है। तो अब 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट 2 और 1 तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पड़ोस में रखे हुए हैं, है ना। 2 और 1 तो कभी हो ही नहीं सकते। तो बचे कौन कौन नंबर, 3 4 6। तो यानी कि जो इधर दिखाई दे रहे हैं ना, 3 4 और 6, इन 3 4 6 में से कोई एक होगा अपोजिट। 3 4 6 में से कोई एक होगा अपोजिट, बात समझ में आई। लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है कि 5 का अपोजिट 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा। बात समझ में आई, कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस बात का मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन होता है ये ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। समझ में आई बात, ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अगला सवाल लिखिए, ऑप्शन डिपेंडेंट कैसे होगा वो वहां पे जाना ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल लिखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया है तुमने? क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाओ। एक ही पासे की दो स्थितियां, एक ही पासे की दो स्थिति, 1 2 6, 1 2 6, 3 4 5, 3 4 5। और इसके मैं ऑप्शन भी देता हूं यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है 3, दूसरा है 2 या 6, फिर है 3 या 5, और फिर है यहाँ पर 1 या 2, ठीक। या फिर अगर ये ऑप्शन ना होते, इस तरीके से ऑप्शन होते, ए बी सी और डी, ये ऑप्शन ना होते, ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते, 1 2 6, 1 2 6, सी एंड डी। या फिर ये भी ऑप्शन ना होता, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होता, ए बी सी, 1 2 6 और 3। तो भाई एक सवाल है, और एक सवाल के मैंने तीन तीन तरीके से ऑप्शन दे दिए। मैंने कहा ना कि ये सवाल हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, है ना। तो इसलिए मैंने 3 टाइप से ऑप्शन दे दिए कि भाई ऑप्शन इस तरीके से आ सकते हैं। तो अब तुम क्या जवाब दोगे, ठीक है ना, अब तुम क्या जवाब दोगे, बताओ जल्दी। अच्छा, विपरीत तो बताया नहीं मैंने, 4 के विपरीत बताना है, देख लो 4 के विपरीत बताना है, ठीक है ना। इसके विपरीत बताना था, 4 के विपरीत, 4 के अपोजिट बताना है, ये सवाल, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखोगे, फिर इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताओगे, फिर से तुम इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताओगे, फिर तुम इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताओगे, ठीक है ना। एक ही सवाल को मैंने 3 तरीके से बोल दिया, ठीक है ना।
देखते हैं अभी। क्या? डी। दूसरे में क्या है? डी। और पहले में बी। और तीसरे में आया किसी का? है? आया नहीं किसी का? आया नहीं। ध्यान दो भाई। सबसे पहले जब एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाए तो हम ये चेक करते हैं कि कोई डिजिट कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5, तो कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि पासा हमारा मानक तो नहीं है। पासा हमारा मानक तो नहीं है। तो 1 और 2 3, 2 और 6 8, 6 और 1 7। तो भाई पासा तो मानक नहीं है, तो साधारण है, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया, तो ये तो साधारण पासा है इसका मतलब। कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो साधारण पासा है इसका मतलब, ठीक है ना। 3 और 4 7 साधारण पासा है इसका मतलब, भले ही कोई डिजिट कॉमन ना हो, पासा साधारण है, ठीक है ना। और अगर पासा मानक होता तो हमारे आंसर फिक्स होते। बात समझ में आ रही? तो पासा अगर साधारण है और कोई डिजिट कॉमन नहीं है तो ये वाला टाइप हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। क्लियर होगी बात? तो 4 के अपोजिट पूछ रहा था, 4 के अपोजिट क्या होगा? तो भाई 4 के जो अपोजिट होगा ना, 4 के अपोजिट, 4 किस में दिखाई दे रहा तुम्हें? 4 दिखाई दे रहा है इस वाले में, तो 4 के अपोजिट 3 और 5 तो कभी हो ही नहीं सकता। बचे कौन? 1 2 6। तो 4 के अपोजिट 1 2 6 में से कोई एक होगा, 1 2 और 6 में से कोई एक होगा। या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो 1 2 6 में से कोई एक आंसर है इसका मतलब। लेकिन श्योरिटी अभी तक नहीं आई कि 4 के अपोजिट 1 होगा, या 4 के अपोजिट 2 होगा, या 4 के अपोजिट 6 होगा। बात समझ में आ रही? तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर देंगे। तो 4 के अपोजिट कभी 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के साइड में है, 4 का तो पड़ोसी है 3, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 4 का अपोजिट कभी 3 हो ही नहीं सकता, तो जिस ऑप्शन में तुम्हें 3 दिखाई दे रहा होगा वो गलत है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब आंसर कौन सा बचा? 2 और 6 वाला। और 4 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा, हमें पता था, तो 2 या 6 वाला आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, फिर मैं देखता हूं अगर इस सवाल के ऑप्शन ये ना होकर ये होते फिर क्या देते। तो 4 का अपोजिट जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्या तुम्हें श्योरिटी है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 6? नहीं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन, कि हम पता नहीं लगा सकते। तो आंसर क्या हो गया? कैन नॉट डिटरमाइन। यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही? बोलो। ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये भी ना होते, ये होते, फिर क्या देते? तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे 1 2 6 3 ऑप्शन है, और 4 के अपोजिट 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बचे कौन से? 1 2 6। 1 2 6 तो 1 भी हो सकता है भाई, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब हम फंस गए कि हमें 3 ऑप्शन में से किसी एक पे आंसर लगाना है। क्लियर होगी बात? लेकिन श्योरिटी हमारे पास नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, या फिर 6 होगा। तो तब जब ऐसा होगा ऑप्शन हमारे, तो हम फंसेंगे। तो फंसने के लिए हमारे पास एक तरीका है, केवल ऐसे ही ऑप्शन के लिए तरीका है वो। और तरीका क्या होगा? अपर सरफेस अपर के अपोजिट होगा। अपर सरफेस अपर सरफेस के अपोजिट होगा। लेफ्ट सरफेस लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा। और राइट सरफेस राइट सरफेस राइट के अपोजिट होगा। ठीक है भाई, तो ये याद रखोगे। किसी को कोई डाउट? तो ये याद रखना है हमेशा। ठीक भाई। तो इसका मतलब अपर सरफेस अपर के अपोजिट होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा भाई? 2, और 2 का अपोजिट 4। लेफ्ट सरफेस लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा। लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा, यानी कि 1 का अपोजिट 3 होगा, और 3 का अपोजिट 1 होगा। राइट सरफेस के अपोजिट होगा, यानी कि 6 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 6 होगा। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछ रहे थे, तो अपर अपर के, यानी कि अब हमारी मजबूरी है इस तरीके से आंसर देने की। बात समझ में आ रही क्या?
कोई दिक्कत तो नहीं? तो पूरा डिटेल में समझ में आ गया, ठीक है ना। कुछ बुकों में ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, अपर तो अपर के सरफेस के अपोजिट है, लेफ्ट राइट के लिखा हुआ है और राइट लेफ्ट के लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है। अगर ऐसा है कि लेफ्ट राइट के है तो अपर भी तो किसी और के होगा ना, अपर फिर बॉटम के होना चाहिए था। बात समझ में आ रही? तो इसलिए अपर अपर के, लेफ्ट लेफ्ट के, राइट राइट के, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना। कुछ बुकों में अगर मान लो कि तुमने पढ़ा हो, कभी डाउट हो तो मैं डाउट भी क्लियर कर दिया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया? तो नो कॉमन वाला भी क्लियर हो गया। यानी कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाती है तो यहाँ पे तीन केस बने। पहला केस क्या था कि जब एक कॉमन डिजिट हो, दूसरा केस क्या था जब टू कॉमन डिजिट हो, तीसरा केस क्या है नो कॉमन डिजिट, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है। और जब भी कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तभी हम ये चेक करते हैं कि पासा मानक तो नहीं है, ठीक है ना। अगर पासा मानक हुआ तो आंसर हमारे फिक्स है, और अगर पासा मानक नहीं है तो ऑप्शन डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया पूरा तीन के तीन केस, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, ओपन डाइस के बारे में समझेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट। कर लिया? तो यहां से शुरू होती है भाई ओपन डाइस, यानी कि जब पासा खुला हुआ दर्शाया जाए, जब पासे को खोलकर दर्शाया जाए, इसको बोलते हैं हम ओपन डाइस, ठीक है ना। तो लगा लो एक हेडिंग सुंदर से हाथों से, सुंदर सी कॉपी पे, ओपन डाइस। ओपन डाइस इसका नाम हो गया, यानी कि जब पासे को खोलकर दर्शाया जाए, जब पासे को खोलकर दर्शाया जाए। ठीक भाई? देखो होगा क्या यहाँ पे, इस तरीके से डायग्राम होंगे, कुछ इस तरीके से। नोट करते रहिए। ठीक है भाई, इस तरीके से तुम्हें खोलकर दर्शाया जाएगा पासा, ठीक है ना। और भी कई आकृतियां होती है, ठीक है ना। बस तुम्हें कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं सीखना, ठीक है ना। बस उस कंसेप्ट को समझ लो। अब ध्यान दो यहाँ पे भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया, और यहाँ पे भी राइट का निशान, ठीक। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रॉस का साइन, यहाँ पे भी क्रॉस का साइन, यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस का साइन, ये हो गया हमारा प्लस का साइन, ठीक है। तो प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस राइट राइट क्या हुआ मेरी? अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर बाद। राइट 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 माइनस चलो माइनस माइनस हो गया। चलो ध्यान दो भाई, यहाँ पे क्या होगा ना, एक नोट करके लाइन लिख लो फटाफट। नोट डाल के एक लाइन लिख लो। अल्टरनेट सरफेस, अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के, एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत होती है। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है ना? यानी कि अल्टरनेट सरफेस क्या होगा? अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस, ठीक है? ध्यान दो भाई, अल्टरनेट सरफेस अपोजिट सरफेस, यानी कि अल्टरनेट का मतलब होगा एक सरफेस को छोड़कर अगली सरफेस, एक सतह को छोड़कर उससे अगली सरफेस। तो राइट के बाद ये वाली सरफेस छोड़ दी, उसके बाद ये वाली सरफेस, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसके बाद ये छोड़ दी, इससे अगली सरफेस एक दूसरे के विपरीत होगी। और ये बाकी दो बच गई, तो ये भी क्या होगी? प्लस वाली एक दूसरे के विपरीत होगी। बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से अल्टरनेट सरफेस यहाँ पे भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाली एक दूसरे के अपोजिट है, और ये वाली आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी। एक को छोड़कर, बीच में एक को छोड़ दिया ना, बीच में एक को छोड़कर चलना है तो वे अल्टरनेट सरफेस कहलाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर होगी बात? तो ये एक दूसरे के अपोजिट, ये वाली एक दूसरे के अपोजिट, बीच वाली एक दूसरे के अपोजिट, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात यहां तक? कोई डाउट? तो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं, चले भाई आगे क्वेश्चन पे चले सीधा। चलूं? नोट कर लिया सबने? बोलते ही नहीं। लो हमने बदल दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो भाई एक खुली हुई डाइस बना लो फटाफट इस तरीके से, 1 2 3 4, 4 कट लगा दिए। एक कट इधर है और एक कट इधर है। चार ऑप्शन बनाओ। ऑप्शन ए इस तरीके से बनाना ऑप्शन, एक ऑप्शन। ऑप्शन बी
भाई ललित तेरी आवाज बहुत आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है यार बहुत। इसमें यहाँ पे डॉलर, ये है एट द रेट, ये है परसेंटेज, ये है कॉपीराइट, ये है हैश, और ये है ट्राइंगल। ठीक, इसमें लिखा हुआ है एट द रेट, ये डॉलर, ये परसेंटेज, ये एट द रेट, डॉलर, ट्रायंगल, एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज, हैश, कॉपीराइट। ठीक, तो ये पूछेगा क्वेश्चन में कि ये एक खुली हुई पासा, यानी कि एक खुला हुआ पासा दर्शाया गया है, तो इसको बंद करने के बाद कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है ना, चार ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, आसान तरीका है। ठीक है ना, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट ही करना होता है। ठीक है भाई, बताओ जरा क्या आंसर दोगे इसका। ए ऑप्शन, चलो चेक कर लो भाई, ए ऑप्शन बोल रहे हैं, क्या ए ऑप्शन होगा या नहीं होगा। देखते हैं भाई, हमें ये पता है कि अल्टरनेट सरफेस, जब भी पासा खुला हुआ होगा तो हमेशा हम ये देखते हैं कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत सतह होती है, अपोजिट होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एट द रेट ये किसके अपोजिट होगा, कॉपीराइट के। अगर ये एट द रेट कॉपीराइट के अपोजिट है तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। बात समझ में आई, एट द रेट अगर कॉपीराइट के अपोजिट है तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। बात समझ में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा एट द रेट और कॉपीराइट, क्योंकि अपोजिट सरफेस जो भी होंगे उनमें से कोई एक दिखता है और एक छिपता है, तो ये तो दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, सी ऑप्शन। तो जहां पे भी एट द रेट कॉपीराइट तुम्हें दिख रहा होगा एक साथ, तो वो गलत हो गया। तो और तो कहीं नहीं है ना एट द रेट कॉपीराइट एक साथ, क्लियर होगी बात। फिर हमने देखा कि भाई परसेंटेज और हैश एक दूसरे के अपोजिट होता है, यहाँ पे एक को छोड़कर ना, तो परसेंटेज और हैश एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। तो हम ये चेक करेंगे कि परसेंटेज और हैश एक साथ तो नहीं आ रहे, परसेंटेज और हैश एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक दिखेगा और एक छिपेगा, तो ये भी गलत हो गया भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो बच गया, क्या बच गया, डॉलर और ट्राइंगल। डॉलर और ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। डॉलर और ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर डॉलर और ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये लेकिन यहाँ पे तो आ गए ना, तो ये गलत हो गया। बच कौन गया, ए ऑप्शन। तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो वही आंसर होगा। डॉलर के अपोजिट ट्राइंगल हो सकता है उधर, एट द रेट के अपोजिट नीचे कॉपीराइट हो सकता है, और परसेंटेज के अपोजिट इधर हैश हो सकता है, तो बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बनाओ एक फ्लूइडाइज क्वेश्चन। एक खुला हुआ पासा इस तरीके से बना लो भाई, एक, दो और तीन। बना लिया इस तरीके से, चार डाइस बना लो। ऑप्शन ए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन,
ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है भाई, इसमें फिट कर दो एम के टी, एम के और टी, पी आर डब्ल्यू, पी आर डब्ल्यू, एम के टी, शांति, पी आर डब्ल्यू, एम के आर, एम के बी। तो भाई ये चार ऑप्शन में से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा तुम्हें? तो कौन सा डाइस बनाई जा सकती है इनमें से, बताओ जरा, तुम बताओ। कौन सी? डी। सबका डी आ गया, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया भाई, डी आंसर है भाई इसका बिल्कुल ठीक जवाब। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एम तो के अपोजिट है। अगर एम के अपोजिट है, वो सॉरी एम टी के अपोजिट है, तो एम और टी कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। एम और टी कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे तो आ गए ना, तो गलत हो गया, क्योंकि एम जो है वो टी के अपोजिट है और टी जो है वो एम के अपोजिट है। बात समझ में आई? एम टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो एम टी कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, दोनों एक साथ, एक दिखेगा तो दूसरा छिपेगा। फिर देख रहे हो तुम यहाँ पे बी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर बी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, तो बी और डब्ल्यू में से कोई एक दिखेगा। लेकिन यहाँ पे बी और डब्ल्यू तुम्हें एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये बात होगी गलत। ठीक है ना, तो बी और डब्ल्यू एक साथ नहीं आएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि जो बचा हुआ सरफेस है, एक तो के बच गया और एक आर बच गया, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि के और आर दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो के आर एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे तो आगे ना, तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब बचा कौन? डी ऑप्शन। तो यही हमारा जवाब है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन एक खुला हुआ पासा बनाओ इसी तरीके से। चार डाइस बनाओ, ए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो एम, एन और यहाँ पे के, एम एन के, एम के एन और यहाँ पे एन, नोट कर लो। कर लिया? तो ये ऑप्शन नहीं है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये एक दो लिख लो, यहाँ लिख लो एक दो, ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। ऑप्शन में अब दे रहा है इधर, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ओनली थ्री, ओनली थ्री, फिर ओनली थ्री एंड फोर, फिर ओनली फोर
और फिर है ऑल, फिर है ऑल। ये है भाई ऑप्शन तुम्हारे सामने। देखेंगे। देखो समझो, सबका गलत है जवाब। ध्यान दो यहाँ पे। भाई मुझे एक बताओ, यहाँ पे एम और के एक दूसरे के अपोजिट है क्या? अगर एम और के एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कभी एक साथ नहीं दिखेगी। तो एम और के एक साथ दिख रही है यहाँ पे, गलत हो गया। एम और के एक साथ दिख रही है यहाँ पे, गलत हो गया। एम और के यहाँ पे दिख नहीं रहे, एम दिख रहा, के दिख नहीं रहा। समझ रहे बात को? तो हमने कहा था कि जब भी दो अपोजिट सरफेस होती है तो इनमें से किसी एक का दिखना जरूरी होता है। एक दिखेगा तो दूसरा छिपेगा, पहला दिखेगा तो दूसरा छिपेगा, दूसरा दिखेगा तो पहला छिपेगा। यानी कि दोनों ना तो एक साथ दिखने के और ना दोनों एक साथ छिप सकते। बात समझ में आई? दोनों एक साथ दिख नहीं सकते तो दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते, क्योंकि एक का दिखना जरूरी है। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एम और के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो न तो यहाँ पे एम दिखाई दे रहा ना के दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब दोनों एक साथ छिप गए। और अगर दोनों एक साथ छिप गए तो पिछली जो तीन सतह तुम्हें दिखाई नहीं दे रही पिछली तरफ, तो उधर जाके वे पड़ोसी हो गए। समझ रहे बात को? और एम और के दोनों क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो पड़ोसी कभी हो नहीं सकते। तो इसलिए ये एक साथ छिप गए, तो छिपने के कारण ये गलत हो गया। तो कौन सा बचा? फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि एम और के में से अगर एक दिखेगा तो दूसरा छिपेगा। तो एम और के में से एक दिख गया ना एम, तो के इसके पिछली तरफ रहा होगा। बात समझ में आई? तो आंसर क्या दोगे? ओनली फोर, यानी कि सी ऑप्शन। कोई डाउट? बिल्कुल। तो एम के तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अगर अपोजिट सरफेस है तो एक का दिखना जरूरी होता है। पिछली साइड चले गए ना ये, तो पिछली साइड जाके दोनों पड़ोसी हो रहे, इसका मतलब पिछली तरफ। तो पड़ोसी होने की वजह से गलत हो गया। पड़ोसी इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों अपोजिट है, विपरीत है। तो बस इसलिए हमने एक गोल्डन लाइन निकाल ली यहां से कि दो अपोजिट सरफेस में से एक जरूर दिखेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते और दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। तो ये गोल्डन लाइन है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। बात समझ में आई? तो याद रखना कि दो विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिख सकते और न कभी एक साथ छिप सकते। दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है और दोनों में से किसी एक का छिपना भी जरूरी है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक खुला हुआ पासा फिर से बनाइए। क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई, ए बी, ए बी डी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी। ठीक, इनमें से बताओ कौन सा पासा बनाया जा सकता है?
अरे ऑप्शन तो मैंने डाले ही नहीं। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, बताओ अब जल्दी। डी। कभी बी बता दो तुम, कभी सी बता दो, अपनी बात पे टिकते ही नहीं, है ना? है कि नहीं? बड़े खराब बच्चे हो। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, बी और डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? अगर बी और डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। तो बी और डी हमें यहाँ पे दिख गए, तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। बात समझ में आई? फिर हम देखते हैं कि सी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सी और ई दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो सी और ई कभी भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो सी और ई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम एक बात बताओ, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है क्या? तो बी और डी यहाँ पे भी तो नजर आ गया, तो ये भी गलत हो गया। बात समझ में आई? फिर तुम देख रहे होंगे यहाँ पे ए और एफ, ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। तो ए और एफ अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों ना तो कभी एक साथ दिख सकते, ना कभी छिप सकते। एक का दिखना जरूरी है और एक का छिपना जरूरी है। तो ए और एफ तुम्हें यहां दिख रहा होगा, तो ये इस कारण गलत हो गया। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे एक दिख रहा है क्या? तो एफ छिप रहा होगा। ए दिख रहा है तो एफ छिप रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया। बी दिख रहा है तो डी छिप रहा है, और सी दिख रहा है तो ई छिप रहा है। तो अपोजिट सरफेस में से किसी एक का दिखना बेहद जरूरी है। तो यही तो हमारी गोल्डन लाइन है, यही तो ऑप्शन एलिमिनेट करेगी। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये भाई क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, और इस तरीके से पासा समाप्त हो गया। क्लियर हो गया भाई पासा? पासा में और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना, लेकिन जितना लेवल तुम्हारा सीटेट के एग्जाम का था उतना लेवल मैंने बता दिया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना? तो इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा पैटर्न। समझ रहे बात को? प्रतिरूप बोलते हैं जिसको, है ना। पैटर्न पहचानना पड़ता है ना, सीटेट के एग्जाम में पूछता है पैटर्न को पहचानिए, ठीक है ना। तो वो होगा, और उसके बाद हम 2D और 3D के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके साथ ही हम फिर क्या बचेगा? मापन। बस उसके बाद खत्म। ठीक है ना? चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।